हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 8 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए हैं ना, उनके सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। अब आपके सिलेबस में तो सिर्फ हेरिडिटी है, एवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो हम एवोल्यूशन के सोल्यूशंस नहीं देखेंगे। जो हेरिडिटी पार्ट तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम उनके सोल्यूशन देखेंगे। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर ट्रेट ए है, ठीक है, कोई कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमने ए नाम दे दिया है, वो 10% पॉपुलेशन में, ठीक है, 10% इस पर हमें इंडिविजुअल में देखने को मिल रहा है, ऑफ एन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज। ओके, और स्पीशीज जो है वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाती है? ए सेक्सुअल मोड दिखाती है। एंड अ ट्रेट बी, अब दूसरा ट्रेट है जिसका नाम बी है, एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, और उन्हीं सेम पॉपुलेशन में 60% ट्रेट जो है वो बी का हमें देखने को मिलता है। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। अब इसमें ये बताया है कि कौन सा ट्रेट, ट्रेट ए या ट्रेट बी सबसे पहले आया होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ट्रेट बी जो है वो 60% पॉपुलेशन में है, तो ये बोल सकते हैं कि ट्रेट बी जो है वो सबसे पहले आया होगा, क्योंकि वो हमें ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है, ज़्यादा स्पीशीज में देखने को मिल रहा है। ओके, और ट्रेट ए जो है वो सिर्फ 10% में ही देखने को मिल रहा है, तो वो इतना अभी तक ज़्यादा लोगों में स्प्रेड नहीं हुआ है। वहीं ट्रेट बी जो है वो ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि 60% जो है वो ट्रेट बी के दिख रहे हैं हमें। तो ट्रेट बी, आंसर देख लेते हैं, ट्रेट बी बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मोर मेंबर्स। ठीक है, ट्रेट बी जो है वो ज्यादा मेंबर्स में प्रेजेंट है ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर एंड हैज नाउ स्प्रेड टू 60% ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो ट्रेट बी जो है वो ज्यादा मेंबर्स में हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है वो पहले आया हो, पहले आया होगा तो पॉपुलेशन में वो पहले से मतलब ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो स्प्रेड हुआ होगा। ट्रेट ए इज न्यू एंड हैज स्प्रेड टू ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन। ट्रेट ए जो है वो न्यू है और अभी तक सिर्फ वो 10% पॉपुलेशन में ही तक ही पहुंच पाया है। ओके अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। अब कैसे वेरिएशन जो है वो स्पीशीज में सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, कैसे वो प्रमोट करता है सर्वाइवल को। ओके, द वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ अ वेरियस स्पीशीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। अब वेरिएशन जो है ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको? पॉपुलेशन को। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर कुछ स्पीशीज है, ठीक है, पॉपुलेशन है, उनसे कुछ मेंबर्स में वेरिएशन आ गया और कुछ जो मेंबर्स हैं वो नॉर्मल है। ओके, इतनी बात समझ में आई, कुछ में वेरिएशन आ गया और कुछ नॉर्मल है। तो अब ये कोई एडवर्स कंडीशन आई, कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, उसके कारण जो नॉर्मल स्पीशीज थे, जो नॉर्मल मेंबर्स थे, वो वाइप्ड आउट हो गए। ओके, बट जिन मेंबर्स में वेरिएशन प्रेजेंट था वो तो बच गए, वो तो रह गए। तो वेरिएशन क्या है? स्टेबिलिटी लाता है। Okay, the natural environment also changes and variation in species which become suited to the environment help it to survival. Okay, और environment जो change हो रहा है, जो climate हमारे तक change हो रहा है, उसके कारण भी variation आता है। और वो variation इसलिए होता है ताकि जो हमारे environment में change आ रहा है हम उसको adapt कर सकें। Okay? तो ये बात हुई कि वेरिएशन कैसे सर्वाइवल को प्रमोट करता है, कैसे वेरिएशन होता है, और सर्वाइवल कैसे वेरिएशन के कारण होता है। ओके, नाउ हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने कैसे बताया कि डोमिनेंट ट्रेट है या फिर रेसेसिव ट्रेट है। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे पी प्लांट पे, है ना, तो क्या किया था उन्होंने? मेंडल टुक पी प्लांट विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टॉल प्लांट एंड डॉफ प्लांट। ये बहुत अच्छे से हमें, कुछ बच्चों को तो रट चुका होगा क्योंकि इतनी बार हम पढ़ चुके हैं। तो जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट लिया था। पी प्लांट कैसे लिए थे?
जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, 2 टाइप के क्रॉस किए थे इन्होंने, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। ओके, तो मोनो मतलब सिंगल, तो उन्होंने एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया था। अब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर का मतलब क्या हुआ है, अब 2 पेरेंट्स तो चाहिए, राइट, 2 पेरेंट्स चाहिए, तो दोनों पेरेंट्स जो थे वो अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के थे। ओके, जैसे एक पेरेंट टॉल है तो दूसरा पेरेंट शॉर्ट है, तो टॉल और शॉर्ट कैसे हो गए, एकदम अपोजिट हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ये क्या हो गए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो मेंडल ने पी प्लांट लिया, एक डॉफ प्लांट था और एक टॉल प्लांट्स थे, ठीक है। ऑन क्रॉस पॉलिनेशन, फिर क्या किया उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, दोनों में पॉलिनेशन करवाया। ही गॉट ऑल द प्लांट्स इन द फर्स्ट जनरेशन। जो F1 जनरेशन थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो कैसे थे, सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। क्या थे, सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। बट बाय द सेल्फ पॉलिनेटिंग ऑफ F1 जनरेशन, अब जब इनको जो फर्स्ट जनरेशन का था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में इनको क्या मिले थे, ऐसा जीनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक मिला था। ओके, फिनोटाइप क्या था, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब टॉल थे, पर जो जीन्स थे वो कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे, राइट। तो इन्होंने जो ऑफस्प्रिंग थे, जो फर्स्ट जनरेशन था, उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया, मतलब आपस में पॉलिनेशन कराया। ओके, सेल्फ पॉलिनेट करवाया। तो इन्होंने देखा द प्लांट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंसिस्ट ऑफ tall and short plants in the ratio of 3:1। अब जो सेकेंड जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो टॉल प्लांट्स थे वो 3 थे और जो शॉर्ट प्लांट था वो 1 था, मतलब रेशियो था ये। ओके, बहुत सारे होंगे पर रेशियो क्या था कि टॉल प्लांट 3 के रेशियो में थे और जो शॉर्ट प्लांट है वो 1 के रेशियो में थे। ओके, तो सेकेंड जनरेशन में इनको रेशियो मिला था 3:1। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर्ड इन फर्स्ट जनरेशन वर कॉल्ड डोमिनेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिड नॉट अपीयर वर कॉल्ड रेसेसिव। तो इसके बेसिस में उन्होंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में तो सिर्फ टॉल प्लांट्स ही मिले थे, सेकेंड जनरेशन में हमें 3 टॉल और 1 शॉर्ट प्लांट मिला, एक डॉफ प्लांट मिला। ओके, तो उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने आप को क्या एक्सप्रेस करा, है ना, और वहीं जो शॉर्ट प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। क्यों, वो डर के धमके बैठ गए, भैया तू कर ले, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैं नेक्स्ट जनरेशन में देखूंगा अगर मुझे तू अपने आप को एक्सप्रेस करने देगा तो। ओके, तो जो टॉल प्लांट थे वो ही सिर्फ एक्सप्रेस हुए, तो वो क्या हो गए, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और जो शॉर्ट प्लांट्स से जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो सब चीज़ों में खुश हैं, भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो वो क्या हो गए, रेसेसिव ट्रेट्स। ओके, तो ये बात हुई मेंडल एक्सपेरिमेंट की। क्वेश्चन 4, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब ये पूछा गया है कि मेंडल का कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो बताता है कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, जो एक जीन है वो किसी दूसरे जीन पर डिपेंडेंट नहीं होता। क्या कि जैसे मटर का कलर है, पी का कलर है और शेप है, तो शेप राउंड हो गया, ओके, और कलर क्या होगा, ग्रीन। तो ऐसा नहीं कि अरे राउंड शेप का होगा तो वो उसका राउंड शेप का होगा तो कलर ग्रीन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। शेप अलग है और कलर अलग है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रेट जो है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। मेंडल took 2 pair of alternate expression of 2 traits and carried out dihybrid cross। अभी जो पहले हमने देखा था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, अब हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड। मोनो का मतलब मैंने बताया था क्या था, 1 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। अब यहाँ पे डाई है तो इन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे। 2 कौन से कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे वो देख लेते हैं हम। ओके, द ट्रेट्स अपीयर्ड इन फर्स्ट जनरेशन वर टर्म्ड एज डोमिनेंट। ओके, तो जो फर्स्ट जनरेशन में इनको ट्रेट मिला था वो क्या था, डोमिनेंट था। When he used these F1 progeny to generate F2 progeny by self-pollination, plants of different types were produced। तो पहले तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है,
F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन में जो भी मिलता है वो क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर का होता है। ओके, कैसा होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं। फिर F1 जनरेशन को जब क्रॉस करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं, ठीक है, क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं, तो F2 जनरेशन जो होती है उसमें हमेशा अलग अलग टाइप के इनको प्लांट्स देखने को मिले थे। ओके, in plants both the traits were dominant while in some plants both were recessive। अब कुछ plants थे जिसमें दोनों traits क्या थे, डोमिनेंट थे, और कुछ प्लांट्स थे जिसमें दोनों ट्रेट्स जो थे वो रेसेसिव के थे। एंड सम प्लांट्स एग्जिबिटेड मिक्स्ड ट्रेट, और कुछ प्लांट्स जो थे वो मिक्स्ड ट्रेट के थे। ओके, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दो लिए हैं इन्होंने, है ना, तो मिक्स्ड में क्या हुआ कि जैसे इन्होंने क्या लिया था, राउंड शेप, सॉरी इन्होंने शेप लिए थे और कलर लिया था। ओके, तो राउंड और रिंकल्ड था, और कलर क्या था, कलर इन्होंने लिया था राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो ये कलर था। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक हो गया शेप और एक हो गया कलर। तो जो पी था, जो मटर थे, वो एक राउंड शेप का था और कलर क्या था, येलो था, और जो दूसरे थे वो रिंकल्ड थे और क्या थे, ग्रीन थे, ग्रीन कलर के थे। ओके, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। उसमें तो हमने सिर्फ मोनो हाइब्रिड में सिर्फ एक ही लिया था, प्लांट की हाइट। यहाँ पे अब हम जो सीड है उसका कलर और उसका शेप देख रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सारे प्लांट्स के जो सीड्स थे वो कैसे थे, राउंड येलो थे। कैसे थे, राउंड येलो सारे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया F1 जनरेशन। राउंड येलो क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। फिर जब इन्होंने F1 जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेट कराया तो F2 जनरेशन में इनको क्या मिला, इनको राउंड येलो तो मिले, इनको कुछ प्लांट्स रेसेसिव के भी मिले। ओके, कुछ प्लांट्स इनको रेसेसिव के भी मिले, कुछ प्लांट्स रेसेसिव के भी मिले, और फिर इनको कुछ मिक्स्ड प्लांट्स भी मिले, मतलब राउंड ग्रीन भी मिले थे पीस, और रिंकल्ड येलो भी मिले थे। ओके, रिंकल्ड येलो भी मिले थे। तो इससे ये पता चलता है, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक से ये पता चलता है कि जो शेप है उसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। जो शेप है वो अपना डोमिनेंट और रेसेसिव डिसाइड करेगा, और जो कलर है वो अपना खुद का डोमिनेंट और रेसेसिव डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि राउंड जा रहा है तो बोलेगा चल तू येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो तू मेरे साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं। अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं वो खुद ही इंडिपेंडेंटली ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनका दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये था कि कैसे जितने भी ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, और इसके से ये पता चलता है कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो कंट्रास्टिंग पेयर लिए थे, शेप लिया था और कलर ऑफ द सीड लिया था। तो राउंड येलो एक सीड्स थे और दूसरे थे रिंकल्ड ग्रीन सीड। ओके, जब इनको क्रॉस पॉलिनेट कराया तो फर्स्ट जनरेशन में इनको सारे सीड राउंड येलो मिले। ये F1 जनरेशन हो गई। अब जब F1 जनरेशन को इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, ओके, आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो F2 जनरेशन में इनको मल्टीपल प्लांट्स मिले। कैसे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के, कुछ तो राउंड येलो थे, ओके, कुछ रिंकल्ड ग्रीन थे, डोमिनेंट भी थे, रेसेसिव भी थे, और कुछ मिक्स्ड थे, मतलब राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो सीड्स भी थे। तो इससे ये पता चलता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, हर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप को डोमिनेंट और रेसेसिव डिसाइड करता है और खुद एक्सप्रेस करता है। ऐसा नहीं कि डोमिनेंट जाएगा तो मैं भी चलूँगा, नहीं, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव भी हमें देखने को मिले हैं।
ओके एक ट्रेट का दूसरे ट्रेट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक अपने आप को खुद एक्सप्रेस करता है। ओके तो ये मतलब हुआ इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ। ओके एक आदमी है उस जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने शादी करी एक औरत से, ऑब्वियसली औरत से शादी करेगा, ब्लड ग्रुप ओ। ओके और उस जो वुमेन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। ओके तो मैन ब्लड ग्रुप ए, वुमेन ब्लड ग्रुप ओ, एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ, और डॉटर जो है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। Is the information enough to tell you which of the trait blood group A or A is dominant, why or why not? It is not the complete information और हम नहीं बता सकते कि dominant क्या है और recessive क्या है, क्योंकि हमको पता है कि ब्लड ग्रुप ए और जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो रेसेसिव होता है। सही है, ओके बट यहाँ पे अगर हम बोलें कि ए डोमिनेंट है तो उस डॉटर जो है उसमें ए ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए था, बट ए नहीं मिला, रेसेसिव ग्रुप मिला हमें, है ना, ओ ग्रुप मिला, तो इससे हम इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। ये बात सही है कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो डोमिनेंट होता है और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो रेसेसिव होता है, बट यहाँ पे जो डॉटर का ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो हो सकता है कि जो मेन का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, वो उसमें के जो जीनोटाइप है वो ए ओ से बने हो, हेट्रोजाइगस हो, क्या हो, हेट्रोजाइगस हो। और जब हेट्रोजाइगस में रेसेसिव एलील मिलते हैं तो क्या होता है, रेसेसिव ट्रेट्स ही शो होते हैं। ओके अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में या मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं, तो आप लेफ्ट साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके देख लीजिए। ओके और मदर के जो रेसेसिव एलील हो और मदर का जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, रेसेसिव एलील का बना होगा, ओ ओ। ओके इसलिए डॉटर क्या थी, डॉटर ग्रुप ओ पॉजिटिव की थी। चलिए अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। This information is not enough. This is because each individual is carrying 2 alleles. Okay, ये information जो है वो सही नहीं है क्योंकि हर एक individual 2 alleles को carry करता है। The recessive trait can occur only when alleles are similar. When whole alleles are similar. या तो 2 alleles होगा। Okay, recessive trait तभी अपने आप को express करता है जब alleles जो हैं वो similar हो। If blood group A, if है ये, okay, if blood group A is dominant and O is recessive, then daughter can have blood group O only when both recessive alleles occur together in mother. Okay, अगर father के पास जो एलील हैं वो O के हैं, A के हैं और O के हैं, ठीक है, A और O दोनों के एलील्स प्रेजेंट हैं, और मदर के पास क्या है, दोनों रेसेसिव एलील्स है, मतलब दोनों O ही प्रेजेंट है, तभी जो डॉटर का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, O होगा। ओके एंड फादर हैज़ 1 एलील ऑफ O एंड अदर ऑफ A। ये बात वही है कि फादर के पास हेट्रोजाइगस होगा और मदर के पास कौन से होंगे, होमोजाइगस रेसेसिव एलील्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ओके हमें ये बताना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इनके इन्होंने शॉर्ट में मतलब थोड़ा अलग टाइप से पूछा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और कैसे होता है। जो चाइल्ड होने वाला है उसका सेक्स क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, तो वो कैसे डिसाइड होता है वो हमें बताना है ह्यूमन बींग्स में। Okay, the sex of a newborn child is matter of chance and none of the parents may be considered responsible for it. Justify this statement with the help of a flow chart showing determination of sex of a newborn. तो इसमें क्या है कि लिखा है कि सेक्स जो है न्यूबॉर्न चाइल्ड का वो ये डिपेंड करता है चांस पे, ठीक है, कि किसी पेरेंट पे डिपेंड नहीं होता। ओके पेरेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बट ये जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। ओके
ये स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है और हमें फ्लो चार्ट बनाना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो हमें पता है क्या कि half of the male gametes carry X chromosomes and other half carry Y chromosome. ओके तो मेल जर्म सेल्स जो होते हैं, मेल गैमीट्स जो होते हैं, स्पर्म हम जिनको बोलते हैं, हाफ स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, हाफ स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। ओके ऑल द फीमेल्स गैमीट्स कैरीड ओनली एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम से ही बनी हुई है, मतलब उनके जो गैमीट्स होते हैं। When a sperm fertilizes an egg, the following situation becomes possible. अगर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो ऐसी सिचुएशन बनती है। ओके तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं, और जो फीमेल की सेक्स के क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों ही होमोज़ाइगस एलील होते हैं, एक्स एक्स होती हैं। ओके मेल के हेट्रोजाइगस होते हैं एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे स्पर्म को बोल रहा है कि जो हाफ स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्म को आधा कर दिया हो या कुछ हो। ओके मियोसिस सेल डिवीजन में 4 सेल्स बनती हैं और ये हमेशा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम होता है। ओके सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं और 4 नए सेल्स बनते हैं। तो 46 क्रोमोसोम है तो ये क्या होगा 23, 23, 23, 23। ओके 23, 23, 23 ये बात हुई। तो इनमें जो है एक स्पर्म सेल है वो हो सकता है, सपोज ये एक्स कैरी कर रहा हो, ये वाई कैरी कर रहा हो, ये एक्स कैरी कर रहा हो और ये वाई कैरी कर रहा हो। ओके तो ऐसे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, सॉरी हाफ नंबर ऑफ जो स्पर्म होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, जो अदर हाफ जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। और फीमेल जो हैं उनमें क्रोमोसोम्स कौन से हैं, एक्स एक्स ही हैं। ओके व्हेन अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे डायग्राम नहीं है, ओके ये बना हुआ है। ओके अगर स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, पहले मैं ये डायग्राम समझा देती हूँ। मेल के पास एक्स वाई है, फीमेल के पास एक्स एक्स है। अगर 2 स्पर्म्स हैं, एक एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और एक वाई क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है, और एग में तो एक्स एक्स ही हो, कोई भी एग हो उसमें एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा। ओके तो अगर जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो वो एग को फर्टिलाइज करेगा, एग में तो ऑलरेडी एक्स हैं और स्पर्म भी जो है उसके पास भी एक्स क्रोमोसोम है, तो 2 एक्स क्रोमोसोम मिलके क्या बनेगा, फीमेल गर्ल चाइल्ड होगी। ओके और वहीं अगर स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और उसने एग जो एक्स क्रोमोसोम वाले एग है उसको फर्टिलाइज करा, तो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा उसका जेंडर क्या होगा, मेल। तो ये ऐसा फ्लो चार्ट आपको बना के बताना है। ओके अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। सॉरी, when a sperm carrying X chromosome fertilizes an egg that contains only X chromosome, the resulting zygote develop into a female. ओके अगर स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और वो फर्टिलाइज कर रहा है एग्स को, ठीक है, ओवम को, तो ओवम में तो X ही प्रेजेंट है, तो जो जाइगोट होगा, जो जाइगोट फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, वो किस में डेवलप होगा, फीमेल में। When a sperm carrying Y chromosome fertilizes an egg, तो अगर स्पर्म जो Y क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और वो एग को फर्टिलाइज करता है, एग के पास क्या है, X क्रोमोसोम ही है, तो वो क्या होगा, द रिजल्टिंग जाइगोट विल डेवलप इनटू अ मेल। जाइगोट फॉर्म होगा और वो जाइगोट डेवलप होगा मेल चाइल्ड में। ओके Thus, there are 50-50 chances of a male or female child and none of the parents may sex determination and human be considered responsible for it. Okay? तो इसलिए ये 50-50% चांसेस हैं, नहीं पता होता है, okay? कि कौन सा स्पर्म एक्स कैरी कर रहा है, कौन सा स्पर्म वाई कैरी कर रहा है, इट्स जस्ट अ चांस, और इसके लिए कोई भी पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज शोन अलोंगसाइड, ये दिया हुआ है और आपको आई होप
ये क्लियर होंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, सिर्फ हेरिडिटी वाले पार्ट का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।